नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की आज दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। साल 2024 में प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने खड़ी हुई है। हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में कैसे वापसी करे, यह भी एक सवाल कांग्रेस के लिए बना हुआ है। सत्ता में वापसी तभी संभव है जब पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े। कभी आपसी गुटबाजी तो कभी पार्टी संगठन में बदलाव की मांग की खबरों ने हाईकमान को चिंता में डाल रखा है, क्योंकि पार्टी हाईकमान को भी पता है कि इन सब से अगर पार नहीं पाया गया तो यह पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को मजबूत करने पर जुटी है। प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। और यही वजह है कि जब दिल्ली में बड़े नेता बैठक करते हैं तो पार्टी के कुछ विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर महंगाई को लेकर हल्ला बोलते हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की जो खबरें लगातार इससे पहले भी सामने आती रही हैं, तो ये कोई नई बात तो है नहीं और पार्टी हाईकमान भी इस बात को जानती है। यही वजह है कि राहुल गांधी की ओर से बाकायदा एक बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में जो चुनावी हार हुई है 5 राज्यों में कांग्रेस की, उसको लेकर तो मंथन हुआ ही, उसको लेकर तो चिंतन हुआ ही। इसके अलावा निकाय चुनावों में किस तरीके से जीत हासिल की जाए, इसके साथ ही पार्टी संगठन में किस तरीके से और ज्यादा मजबूती लाई जाए, तो तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आज राहुल गांधी के साथ जब कांग्रेस के ये बड़े नेता पहुंचे, इसको लेकर चर्चा की है। इसको लेकर आज हम भी चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर इस मसले को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में मिली हार ने कांग्रेस में कोहराम मचा दिया है। इन राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी पंजाब में अपनी सरकार भी नहीं बचा पाई, जिसके बाद कांग्रेस के G23 ग्रुप ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी। इसका असर यह हुआ कि दिल्ली में एक के बाद एक बैठकों का दौर शुरू हो गया। हार से हताश पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। और इन्हीं कोशिशों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी के साथ ही कई और नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद विवेक बंसल ने कहा कि सबने अपने विचार रखे। बैठक में फैसला लिया गया कि सब लोग एकजुट होकर सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और बीजेपी की विफलताओं को जनता के बीच लाने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पार्टी नेताओं के बीच छोटे मोटे जो मतभेद हैं उन्हें भुलाकर काम किया जाएगा। देखिए, आज इस हरियाणा के जो शीर्ष नेतृत्व था, आज राहुल जी ने सबसे सुझाव और जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, जो चुनौतियां हैं, उसके संदर्भ में सबने अपने अपने विचार रखे। और जो सबसे बड़ी बात थी, ये निकल कर आई कि सब लोग एकजुट होकर जो हमारा लक्ष्य है, पार्टी को संगठित रखते हुए पूर्ण रूप से सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे हम लोग और मजबूती के साथ, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे विधानसभा के बाहर की बात हो, सड़क पर उतरने की बात हो, हम सब लोग पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं उसको लेकर हम लोग पूरी तरीके से आंदोलन करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी ने कहा कि चुनाव के लिए पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर सभी ने अपने विचार रखे। किसी के बीच कोई कट्टा नहीं है और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है उसके बारे में सब विचार रखे। देखिए, प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक हमारी पार्टी है। जैसा विवेक जी ने कहा, मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हमारा मन भेद नहीं है। यहाँ पर चंद लीडर थे, लेकिन सबने यही माना कि सभी लोग मिलकर आगे
काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो उम्मीद राहुल जी और हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हमसे रखती हैं, उस पर सभी लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास सबका, क्योंकि अपनी अपनी बात रख सकते हैं। और ये भी हमारी पार्टी के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप किसी और पार्टी में ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर सारे नेता बैठकर अपनी अपनी बात कर रहे हैं और उस बात पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मनमुटाव देखो, ये तो घर के अंदर 5 उंगलियां बराबर हैं, वो वाले उसका कोई वो नहीं होता। मनमुटाव सही हो जाता है जब हम लड़ाई हमारी बीजेपी के खिलाफ है, वो लड़ाई हमने लड़नी है और वो लड़ाई हम पूरी हिम्मत के साथ और पूरा उसके साथ स्ट्रेंथ के साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे। लेकिन मैडम, क्या आम आदमी पार्टी को लेकर भी कोई चर्चा हुई है कि जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में चुनौती बन सकती है? वो कोई चर्चा नहीं, उनके क्या चर्चा करनी है, ऐसे क्या चर्चा करेंगे। इधर दिल्ली में बड़े नेता बैठक कर रहे थे, उधर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और शकुंतला खट्टर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदेश के कई इलाकों में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे। बिल्कुल महंगाई को लेकर वो प्रोटेक्ट हुआ है, जैसे कि आप सब जानते हैं, सब गृहस्थी वाले, सब बालक बच्चों वाले हैं। आज सिलेंडर 1000 रुपए का, हमारे टाइम 400 रुपए का था। माचिस से लेकर के आटे तक, चाहे चीनी की बात करूं, गुड़ की बात करूं, चाहे मैं हल्दी की बात करूं, चाहे मैं मिर्च की बात करूं, चाहे मैं किसी वस्तु की बात करूं, खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, हर चीज पर बहुत ज्यादा महंगाई है। बहरहाल कांग्रेस को मिल रही लगातार हार पर हार से शीर्ष नेतृत्व की चिंताएं बढ़ रही हैं। न केवल शीर्ष नेतृत्व बल्कि पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट रहा है। ऐसे में क्या कांग्रेस की ये कवायद काम आएगी? क्योंकि प्रदेश में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत बनकर सामने खड़ी है। पार्टी संगठन में बदलाव और प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आती रही हैं और ये अगर आगे भी जारी रहा तो पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा, जिसके लिए ये बैठक बुलाई गई। अब प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि जब दिल्ली में बड़े नेता बैठक करते हैं तो पार्टी के कुछ विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर महंगाई को लेकर हल्ला बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और चलिए, यही आज हमारी चर्चा का विषय है, लेकिन कौन कौन खास मेहमान आज हमारी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। रमन मलिक साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, INLD की ओर से, इनेलो के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वेणु अग्रवाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए मैम, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, भाई जब आपके बड़े नेता दिल्ली में हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक सड़कों पर उतरते हैं, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा लोगों को कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आपके बड़े नेता दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, इस बीच आप प्रोटेस्ट करने उतर गए सड़कों पर? क्योंकि बीजेपी का सीधा आरोप आपके ऊपर यह है कि आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है और उस गुटबाजी को छुपाने के लिए ये नौटंकी आप करने पहुंचे सड़कों पर, यह आरोप है बीजेपी का। देखिए अमित जी, सबसे पहले आपकी इस बात का मैं जवाब दूंगी। कुछ 4 पंक्तियां मेरे पास हैं, क्योंकि आज हमने ज्ञापन दिया है डीसी साहब को, जो कि राष्ट्रपति के नाम है, और वो 4 पंक्तियां मैं अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन सब तक एक गरीब की आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि आज जो महंगाई का आलम हमारे देश में, हमारे प्रदेश में है। मैं पढ़कर वो 4 पंक्ति आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। खा लेता हूँ जहर जब बीमार पड़ता हूँ, फिर कहीं इलाज की नौबत ना आ जाए। मिटा लेता हूँ भूख पानी से कि फिर कहीं खाना बनाने की नौबत ना आ जाए। थोड़ा थोड़ा रोज मर लेता हूँ कि कहीं जीने की नौबत ना आ जाए। जब ऐसी आवाज, ऐसा दर्द एक गरीब के दिल से निकल रहा है, तो एक शर्म की बात है कि बीजेपी आज, क्योंकि वो डरी बैठी है इसलिए वो इस तरह के इल्जाम लगा रही है। अरे भाई, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व वहां एक मीटिंग कर रहा है, एक मंथन कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। जो सच्चाई है वो आपके सामने है, मंथन की जरूरत है। अगर वो वहां कर रहे हैं तो हम सब जो कार्यकर्ता लोग हैं आज सड़कों पर उतरे हैं, जनता को चेताना चाहते हैं, आंखें खोलना चाहते हैं जनता की भी और सरकार की भी, कि आज क्या आलम महंगाई का है।
कहाँ आपने हर चीजों के रेट जो पहुंचा दिए हैं। आप बताइए कैसे एक आम आदमी इसमें अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। कोई भी चीज आप ले लीजिए। नहीं वेणुगोपाल, वेणु जी देखिए, ये पूरा अधिकार है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, सड़कों पर उतरे, ये पूरा अधिकार है आपको, इसके लिए कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आपके जितने भी बड़े नेता थे वो आज सारे दिल्ली में थे और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ विधायक भी थे उसमें, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है, और कोई भी किसी के जहन में भी सवाल आएगा कि अगर आपके बड़े नेता, चाहे उसमें 2 ही नेता होते, 3 ही होते, अगर वो भी इस प्रोटेस्ट को लीड करते तो ज्यादा बेहतर होता और उसका एक अच्छा मैसेज जाता लोगों के बीच में। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बड़े नेता दिल्ली में बैठक करते हैं और आपके कार्यकर्ता और आपके जो कुछ विधायक जो हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं? देखिए, ये वन ऑफ द कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि जो एक ये आज की तारीख थी, तो पहले से हमारे ऊपर एक निर्देश हमें आ चुके थे हमारे नेतृत्व से कि आज के दिन हम लोगों का वहां पर प्रोटेस्ट है। और जो बड़े नेताओं की बात है उसका जवाब तो मुझे नहीं लगता कि सेंटर से कि किस तरह की बात आई है, क्योंकि सेंटर तक मैं कहूंगी कि हमारी छोटे कार्यकर्ता की पहुंच नहीं है। लेकिन अगर सेंटर की आज मीटिंग हमारे बड़े नेताओं से है और उनके बिहाफ पर आज हम लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमने प्रोटेस्ट में कोई कमी नहीं आने दी, बहुत अच्छा ये प्रोटेस्ट पूरे हरियाणा में गया, तो आप बताइए इसमें गलत क्या है, इसमें आरोप लगाने वाली बात क्या है? मुझे तो ये बात नहीं समझ आई कि आरोप इस बात का है या डर इस बात का है कि आज जो उन्होंने महंगाई का एक नारा दिया था कि अब बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार की, वो नारा उनका झूठा पड़ रहा है और जनता की अब आंखें खुल रही है। जनता 2 बार बेवकूफ बन चुकी है, लेकिन अब नहीं बनने वाली, तो ये डर उन्हें सता रहा है जो इस तरह का प्रश्न। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ वेणु जी, मैं आऊंगा आपके पास। वेणु जी, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन मलिक साहब भाई देखिए, कांग्रेस के अंदर कुछ भी होता है तो बीजेपी खुलकर बोलती है। भाई हमने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ नेता दिल्ली में अगर बैठक कर रहे हैं तो कुछ नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर आप उसको गुटबाजी का नाम देते हैं कि देखिए इनमें एकता नहीं और इसीलिए कुछ नेता इधर हैं तो कुछ नेता उधर हैं। अब एकजुटता दिखाई पड़ रही है। अगर सारे के सारे लीडर जितने भी बड़े हैं, हरियाणा कांग्रेस के बड़े लीडर, अगर वो बैठक में शामिल हो जाते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता विधायक अगर सड़क पर उतरते हैं, तो इसमें भी आपको लगता है कि कोई ना कोई कांग्रेस की इसमें चाल है। तो भाई कहीं ना कहीं तो आपको रुकना होगा ना, कहीं ना कहीं तो आपको टिकना होगा। मतलब जो आप करें वो सही, कांग्रेस कुछ भी करे वो गलत, ऐसे कैसे चलेगा सर? ये कैसे संभव है? नहीं, कांग्रेस है कहाँ भाई साहब, ये तो बताइए। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं ये भी बताइए। और जिसका नाम आप ले रहे हो बत्रा साहब का, बत्रा साहब तो खुद हुड्डा जी को अपना कृष्ण मूर्ति हुड्डा और बत्रा जी दोनों ने क्या खरी खोटी सुनाई थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा जी के लिए। तो अभी तो विषय ये है कि आप किस, जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, इट इज अ बंच ऑफ हेडलेस चिकन। जैसे मुर्गी की सर ना हो और वो डोलती हाँडती फिरती है, वो कहानी कांग्रेस की है। इट इज अ बंच ऑफ हेडलेस चिकन। मतलब इसको हमको बहुत ज्यादा नहीं, आज जो एकजुटता की तस्वीर जो सामने आई है, जितने भी इनके बड़े नेता थे सर। अमित जी, जवाब देने दीजिए। हम नहीं, जवाब आप दीजिए, मैं उसी पर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। वेणु जी बोलने दीजिए, वेणु जी उनको बोलने दीजिए। देखिए वो आपके बीच में नहीं बोले, नहीं होगा। वेणु जी उनको बोलने दीजिए, वेणु जी उनको बोलने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले, उन्होंने तसल्ली से आपकी बात सुनी। अब आप भी उनकी बात को सुनिए। मैं फिर से आऊंगा आपके पास, एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये कह रहा था मलिक साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, पूरा मौका मैं आपको दूंगा, लेकिन फिर आप बोलिएगा। चलिए पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, बोलिए। एक आध लाइन और रह गई। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपका सवाल का जवाब देता हूँ। बोलिए, आप बोलिए। देखिए, जो बेसिक फर्क है एक उस पार्टी में जो कि किसी एक व्यक्ति या परिवार की निजी पार्टी होती है, उसमें और एक संगठित दल के अंदर फर्क क्या होता है कि वहां पे जो व्यक्ति विशेष की पार्टी होती है उसके नीचे जितना लीडरशिप होती है वो लीडरशिप होती है और उस लीडरशिप का अपना अपना दल होता है। वो लीडरों का दल बनता है, लीडर और उनके अपने व्यक्तिगत ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वो एक समूह के अंदर एक व्यक्ति के नीचे आ जाते हैं। और वहीं पे भाजपा जैसी पार्टी जो होगी, हमारे इलाका दूसरा जो है वो कम्युनिस्ट है, जो एक दल के नेता है। देखिए, नेताओं का दल और दल के नेताओं में बहुत फर्क होता है। वो आपको ये भी दिखाएगा कि कैसे
आप 4 राज्यों के अंदर आपने दल के नेताओं के चक्कर में अपनी सत्ता पंजाब में घुमा बैठे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको यही दिखाती हैं। अब आप अपना सवाल पूछे, मैं उसका भी जवाब दूं। मलिक साहब, मैं ये कह रहा था आपसे, भाई देखिए आप ही पूछते थे ना, मुझे अच्छे से याद है, और बहुत सारी डिबेट मैंने आपके साथ की हैं जिसमें आप लगातार ये पूछते थे कि अमित भाई मुझे एक बार बता दीजिए आप कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप भूपेश सिंह हुड्डा वाली कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कुमारी सैलजा वाली कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप किरण चौधरी वाली कांग्रेस की बात कर रहे हैं, या रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात आप कर रहे हैं? तो ये सवाल आप ही पूछते थे सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज जो एकजुटता की तस्वीर सामने आई है, जितने भी बड़े नेता थे, राहुल गांधी ने सबको बुलाया, सारे वहां पर पहुंचे, तो भाई अब इसमें गुटबाजी की बात कहां रह जाती है? और जो कांग्रेस के भाई कौन सी वाली कांग्रेस है, ये सवाल क्या पैदा होता है? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। अगर आपने जो अपना पैकेज ही चलाया, अगर मैं उसी की बात कर लूं तो जो किरण चौधरी जी ने बोला, उसने सारा कपड़ा जो ढकने की कोशिश करी थी वो सब उतार दिया और हमाम में क्या चल रहा था वो दिखा दिया। हाँ, तो उसमें यही कहा ना कि भाई मतभेद है, मनभेद नहीं। दोबारा सुने, और हाँ एक और चीज बता दूं जी, इनके यहाँ मतभेद और मनभेद का मतलब बता दूं। मतभेद तो ठीक है, चलो कि एक विषय पे अलग अलग मन है या अलग अलग बात हो गई, लेकिन इनका मनभेद मैं आपको बताता हूँ, ये मौका नहीं छोड़ते दूसरे के मन में भेद के छेद बना के उसको खत्म करने का। जैसे ये भजनलाल जी को खत्म कर दिया भूपेंद्र हुड्डा ने, उससे पहले भजनलाल जी ने बंसीलाल जी को खत्म करा था। तो ये जो है ना मन के भेद जो है ना, इनके सुरंग बनाने की बड़ी आदत है दूसरों के मन में, अपने ही दल में। तो ये जो है ये वास्तविकता है, और अगर इसको पहचान जाए तो अच्छा है, और नहीं पहचान जाए तो देश का नुकसान है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन अच्छा चाहिए। अब ऑपोजिशन में दिक्कत हरियाणा में ये है कि ऑपोजिशन, अगर कांग्रेस की बात करूं तो वो इतने 72 छेद है उसके अंदर, और अगर मैं आइनोलिटी की बात करता हूं तो उनके पास संगठन भी नहीं है, व्यक्तित्व भी नहीं है, और आगे जाने की कोई उम्मीद भी नहीं है। विजन जी, आपको हंसी आ रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं? यानी मलिक साहब जो आपके बारे में कह रहे हैं, आपको उस पर हंसी आ रही है, या कांग्रेस पार्टी को जो वो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है और किस तरीके से पार्टी बटी हुई है, उसके लिए हंसी आ रही है आपको? जी हाँ, मैं इस बात में हंस रहा था जब आप कह रहे थे कि कांग्रेस की एकता दिखाई दे रही है, आज सारे के सारे सीनियर लीडर्स को दिल्ली बुला करके राहुल जी ने मीटिंग है, तो उस पर ये हमारी बहन हंस रही थी। जब आपने एकता शब्द का प्रयोग किया तो ये रेणु जी हंस रही थी। मैं समझ गया था कि रेणु जी इसलिए हंस रही है कि देखो अमित जी हमारा तेवर तो ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की तो बात कुछ हो रही है। अमित जी देखिए, आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से 5 प्रदेशों के इलेक्शन हुए, हमसे ज्यादा आपको जानकारी है, और कांग्रेस का पूर्ण रूप से छाया। इसमें कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ जनता शायद कांग्रेस को स्वीकार थोड़ा बहुत कर भी लेती, परंतु इनका जो अपना घरेलू कलह है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। और रेणु जी, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा आपकी पार्टी को कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितनी भी जन विरोधी कार्य किए गए, चाहे वो नोटबंदी का काम किया जाए, चाहे वो कृषि कानूनों को काम किया जाए, चाहे हरियाणा प्रदेश में अनेक प्रकार के एग्रीकल्चर लैंड एक्विजिशन एक्ट है और जो कानून बनाए जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से दोष कांग्रेस पार्टी को है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी में एकता होती तो शायद कहीं ना कहीं अच्छे से प्रोटेस्ट भी करते, और सरकार को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर होना पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जनता के बीच में प्रोटेस्ट होगा। मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास केवल एक ही विधायक है, लेकिन रमन भाई जो हमारा संगठन है उसका मुकाबला न आपके पास है और न ही कांग्रेस के पास। हमारा संगठन पूर्ण रूप से मजबूत है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संगठन के रूप में जानी जाती है। बहुत ही मजबूत संगठन हमारी पार्टी का रहा है और किसी प्रकार की छूट नहीं है। अब देखिए कांग्रेस की आप बात करते हैं अमित भाई जी, कांग्रेस ने अभी 10 दिन पहले अपने सुभाष बत्रा जी का और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, सुभाष बत्रा जी का कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आप कितने, उन्होंने कहा कि जीत और टिकरी को निकालने का काम करो, यानी 1% भी किसी भी प्रकार की हम एकता नहीं कह सकते। पंजाब में जो हालात हुए 77 सीटों पर से 18 सीटों पर कांग्रेस आई है, उसका क्या कारण है? सिद्धू जी को अध्यक्ष बना दिया,
और चलनी की बस्तियां बना दिया। 10 दिन भी बने हुए नहीं हुए थे और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सिंह भिड़ा करके खड़े हो गए, एक दूसरे को हराने के चक्कर में आ गए। कहीं ना कहीं मैं तो कह रहा हूँ अंदर खाते कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है, हरियाणा प्रदेश में तो खास करके कर ही रही है। दूसरी बात नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ विजय जी, क्या आपके जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, क्या वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई को लेकर? वो मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं, क्या सड़क पर उतर रहे हैं वो कांग्रेस की तरह? नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल अनिल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन उठना चाहिए था, क्योंकि 100 नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सर, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखी अभी तक ऐसी कोई तस्वीरें। अगर आपने ऐसा कुछ प्रोटेस्ट किया है या तस्वीरें कुछ आई हैं तो आप मुझे बताइए, मेरा ज्ञानवर्धन करिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि नहीं किया अभी तक आपने। जी आपने सही क्वेश्चन पूछा। कांग्रेस ने भी महंगाई के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया है। दरअसल आपकी बात सत्य है जो आपने स्वयं पहले ही कह दी थी कि दिल्ली में मीटिंग बुलाई जा रही है और वहां पर इनका आपस में झगड़ा होगा, एक दूसरे के ऊपर लाठन लगाने के काम करेंगे, उसकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों का यहाँ पर इन्होंने एक ड्रामा रचने का काम किया ताकि लोगों को ध्यान नहीं दे। महंगाई से इनको कोई लेना देना नहीं। अरे कांग्रेस के शासन में कितनी महंगाई 10 साल तक हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया कांग्रेस ने। अमित भाई कहाँ ये महंगाई के प्रति कहाँ ये प्रदर्शन करने वाले हैं? ये तो अपने घर की कलह को छुपाने के लिए इन्होंने जो ड्रामा किया था और ड्रामे में ये सफल नहीं हुए, क्योंकि वहां जिस प्रकार से मीटिंग हुई है, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि हमारे मतभेद नहीं है, हमारे मतभेद है। अरे भाई मतभेद तो तुम्हारे हैं, लेकिन मतभेद भी तुम्हारे हैं, क्यों नहीं है मतभेद? अगर मतभेद नहीं होते तो आज हरियाणा प्रदेश का ये हाल नहीं होता। अमित जी, पूर्ण रूप से कांग्रेस इसकी जो है ना पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। अगर इनके पास 31 विधायक है भाई साहब, 31 विधायक जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में किसानों ने इतना लंबा आंदोलन चलाया और एकमात्र अभय सिंह जी चौटाला थे जिन्होंने इस्तीफा देकर के कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में खड़ा करने का काम किया अहमदाबाद में, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का काम किया कि तुमने गलत कानून बनाए हैं, इसलिए इनको करारी हार का वहां पर मुंह देखना पड़ा अहमदाबाद में। ठीक है विजय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर से लौटूंगा। एक सेकंड बोलिए जल्दी से। कांग्रेस वाले भी 31 के आसपास कर देते तो भाई बीच में पूरा का पूरा इलेक्शन होता और कंप्लीट इलेक्शन सरकार को करवाना पड़ता बीजेपी को। नहीं, लेकिन जो आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, कांग्रेस भी तो यही आरोप आपके ऊपर लगाती है कि भाई अभय सिंह चौटाला जब भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका मिलता है या गठबंधन सरकार को घेरने का कोई मौका मिलता है तो आप कांग्रेस का उसमें साथ नहीं देते हैं, यही आरोप वो आपके ऊपर लगाते हैं। हाँ अनिल जी, मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए, सबको पता था कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, बीजेपी का विश्वास मत प्रस्ताव हारने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है। 31 एमएलए और अभय सिंह भी मिल जाता तो 32 को कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के इनको 6 महीने का और जीवन देने का एक गुप्त षड्यंत्र रचा गया था कि हम एक ये लेकर के आएंगे और 6 महीने के लिए और आपको जीवन दान मिल जाएगा। ये तो इसलिए किया गया था, जिसमें तो था ही नहीं, सरकार को अविश्वास मत तो पास होना ही होना नहीं था, तो इसलिए अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था। बाकी ये अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं तो वो तो करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती को छुपाना ही छुपाना है, बाकी और इसके बाद तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वेणु जी देखिए, ये बात तो सही है कि जिस तरीके से 5 राज्यों में आपकी हार हुई है, उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने किस तरीके से चीजें चल रही है हम सभी देख रहे हैं। G23 ग्रुप जो है वो एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाई अब ऐसा लग रहा है क्या आपको कि हरियाणा में भी कहीं ना कहीं आपकी जमीन जो है वो खिसक रही है? आम आदमी पार्टी एक भरपाई करने की कोशिश कर रही है, यानी कि जहां भी लोगों को लगता है कि अगर वो बीजेपी से नाराज हैं तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी को ऐसा लगा इसलिए कि भाई बैठक बुलाओ जल्दी से, 2024 से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर इसी तरीके से होता रहा तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अमित जी, मैं आ रहा हूँ विजय जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। ये रेणु जी से मेरे सवाल है, वेणु जी आपसे सवाल है। अमित जी, हरियाणा प्रदेश में आप पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, ठीक है, मैं इस पर आपका रिएक्शन भी लूंगा विजय जी। मैं आ रहा हूँ आपके पास, वेणु जी से मेरा सवाल है अभी। वेणु जी, अमित जी, आज क्योंकि भाजपा कांग्रेस से डरी हुई है तो वो आम आदमी पार्टी का नाम लेकर उसका सहारा ले रही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की,
यह एक सच्चाई है और हम सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए। जीत हासिल नहीं की है मैडम, प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 92 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा सीटें होती हैं। आप भी कहते हैं ये तो एक सच्चाई है और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गलती हमारी रही होगी, हम इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे हरियाणा में जब चुनाव का समय आने वाला है, नजदीक है, और ठीक है पंजाब में हम लोग नहीं कर पाए, तो इसका एक इफेक्ट तो हमारे ऊपर आएगा ही। तो इसके ऊपर यदि हम अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इकट्ठा करके एक मंथन करते हैं तो इसमें क्या गलत है, आप मुझे बताइए। एक बच्चा एग्जाम में अगर कम मार्क्स लेकर आ रहा है तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगा, तो इसमें क्या गलत है, आप ये बताइए। नहीं, गलत कुछ भी नहीं। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई बहुत ही अहंकार, बहुत ही अमर्यादित तरह की एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि आज आप सत्ता में हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन अमर्यादित मैंने क्या बोला? जो आपके सर पर चढ़कर नहीं, अमर्यादित तो मुझे भी कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन शायद जो आपने कड़े शब्दों का प्रयोग किया है वो उनको बुरा लगा। आज जो डर है, कड़े शब्दों का उपयोग करना अलग विषय है, लेकिन ये अमर्यादित आरोप लगा रहे हैं। देखिए मेरी बात, ठीक है, मैं अब आप ही के पास आ रहा हूँ मलिक साहब, बताऊंगी आपको। जैसे वेणु जी की बात पूरी होती है मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, बहुत ही उन्होंने गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारा एक एमएलए है, और वो एमएलए भी मैं आपको याद दिला दूं, जब मुश्किल का समय आया, किसानों के लिए खड़े होने का समय आया, तब वो अपना पद रिस्क करके चले गए, और फिर से उन्होंने प्रदेश पर, जनता पर इतना भारी खर्च उन्होंने डाला उस इलेक्शन को दोबारा से रिपीट करने के लिए। या तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था या फिर उनको दोबारा से बनना नहीं चाहिए था, वो जो एक लॉजिक नहीं समझ में आया। तो किस तरह की बातें, आप लोग धरातल की बात करते क्यों नहीं है? ठीक है, कांग्रेस पिछली बार सत्ता में नहीं आई, इसमें क्योंकि एक बहुत बड़ी जो झूठ की पुकार बीजेपी के द्वारा की गई थी, 75 पार का जो नारा इन्होंने दिया, उसमें भी जनता को थोड़ा बरगलाया, लेकिन हमारी सीट कम न रही, 31 सीट हमारी आई है। और इनेलो जो एक सीट के ऊपर ही एक बहुत, अभी आपने सुना कि किस तरह की बात वो कर रहे थे। तो मुझे खैर आज का जो आपका मुद्दा है महंगाई, अगर हम दोबारा से उस पर आ जाए कि आज जो हमने प्रोटेस्ट किए, आप ये बताइए कि अभी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं, जो 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उन दिनों में महंगाई क्यों नहीं बढ़ी? सरकार कहती है कि हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है तो वो आपने उन दिनों में महंगाई पर लॉकडाउन क्यों लगाया? और चुनाव होते ही, आपकी सरकार बनते ही फिर से वो महंगाई वापस जनता के सिर पर आपने डाल दी। तो आप मुझे इस बात का एक तो आंसर दीजिए। ठीक है, लेकिन मलिक साहब ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। आप देख लीजिए, आप पिछले 6 महीने से जब से ये चुनावी बिगुल बजा, और उसके बाद तो बिल्कुल कहीं से कोई शोर ही नहीं था महंगाई का, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, परिणाम सामने आया, उसके कुछ दिन बाद पेट्रोल डीजल हो, रसोई गैस के दाम हो, सीएनजी पीएनजी के दाम हो, लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। सही तो कह रही है, गलत क्या कह रही है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि अक्सर कांग्रेस के जितने भी नेता प्रवक्ता आके वार्तालाप करते हैं, मेरे को नहीं पता क्यों नहीं बुद्धिमान लोगों को भेजते। अक्सर जिनको भेजते हैं उनकी आईक्यू और मेंटल कैपेबिलिटी राहुल गांधी जैसी होती है। तो अब मेरे को समझ नहीं आता क्यों भेज देते हैं, क्योंकि मलिक साहब, यू मस्ट माइंड योर लैंग्वेज। मैं पहले भी I have not stated anything which is unparliamentary. If you cannot, you think your leader is a nincompoop. Do you think your leader is a nincompoop? मलिक साहब, अगर आपको डिबेट नहीं करना है, अहंकार आपके सर पर नाच रहा है, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ। Do you think your leader is a nincompoop? आप ये सोचते हैं कि आपके लीडर के पास अक्ल नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उनके बराबर की अक्ल है, तो उसमें आपको इतना शर्म होने की क्या जरूरत है? अपनी आवाज और अपने लफ्जों को मर्यादित रखिए बहन जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मलिक साहब पर्सनल मत होइए, मलिक साहब पर्सनल मत होइए, मलिक साहब पर्सनल मत होइए। मर्यादा मत खोइए। आप ठीक है, वेणु जी सुन लीजिए, वेणु जी सुन लीजिए, अब उनको सुन लीजिए। भाई राहुल गांधी का नाम मत लीजिए, राहुल गांधी के नाम से उनको आपत्ति आप क्यों ले रहे हैं? मलिक साहब राहुल गांधी का नाम मत लीजिए भाई, इतनी सी तो बात कह रही है वो। अपने नेता का नाम नहीं सुना जाता तो उनको रिप्रेजेंट करने यहाँ क्यों बैठे? नहीं, लेकिन नेता का नाम आप ले रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ले रहे हैं उस पर उनको आपत्ति है सर। और देखिए, मैं तो बार बार मैं कोई उनके पेरोल पे हूँ तो उनको आपत्ति है। लेकिन मलिक साहब, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मैंने कल भी ये बात कही थी, मैंने परसों भी ये बात कही थी।
मैं अपने अधिकार क्षेत्र में हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल वेणु जी सुन लीजिए, बात बोल रहा हूँ। वेणु जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। बोल रहा जिसमें मर्यादा का हनन। नहीं, कोई पर्सनल अटैक कोई किसी पर नहीं करेगा, पर्सनल अटैक कोई किसी पर नहीं करेगा। मैं तो यही बोला है कि इनकी और इनके नेता की मेंटल कैपेबिलिटी एक जैसी है, उसमें क्यों शर्मिंदा हो रही है? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं मलिक साहब, आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। पहले है वेणु जी नहीं सुना जा रहा तो आप घर में शांत। वेणु जी आप अगर इस बहस में पड़ेंगी समय बर्बाद हो रहा है, आपका भी, हमारा भी, दर्शकों का भी। जी मलिक साहब, सबसे पहली बात आपको ये समझनी चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन होती है उसकी वो परसेंटेजेस के ऊपर आती है, और वो परसेंटेज डेवलप होती है ऑन द जीडीपी, और या एक व्यक्ति की जो आय, सामान्य आय है उसके ऊपर निर्धारित होकर बनती है कि कितनी इन्फ्लेशन है। तो जब इनका समय था और आज के समय में, अरे 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 माता वेणु जी बोल लीजिए, वेणु जी बोल लीजिए भाई, आपके बीच एक एक करके शांतों पे नहीं सुना जाता तो आप घर बैठे डिबेट में मत आया करिए। वेणु जी सुन लीजिए भाई, आपके बीच में वो नहीं बोल रहे हैं, आप बीच में बोलेंगे। अमित जी एक सवाल मेरा इनके इसी लाइन पर है, मुझे एक सवाल पूछिए। सुन लीजिए मलिक साहब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, उनका सवाल सुन लीजिए। मैं नहीं सुनूंगा, मेरे टाइम के बीच में बोलेंगी, मैं डिबेट नहीं होने दूंगा इस प्रकार से। नहीं गलत, ये गलत बात भी है, बिल्कुल सही बात है वेणु जी, वो आपके बीच में नहीं बोलते हैं, ये बात सही है। अगर कोई आपके बीच में नहीं बोल रहा, नहीं वेणु जी आपके बीच में अगर कोई नहीं बोल रहा है तो आपको भी किसी के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है जी। अगर आप या तो नहीं, अगर आपको कोई सवाल है वेणु जी, अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कोई सवाल है तो जब आपकी बारी आ गई आप पूछ लीजिएगा। मलिक साहब बोलिए, मलिक साहब बोलिए, बोले मलिक साहब। तो अगर आपका औसतन जो कमाई है, अगर वो उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन को देखा जाता है, और कांग्रेस के समय देश के अंदर 11, 12, 13% तक इन्फ्लेशन गई यूपीए के समय में। अब मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि आज के समय पे 6% इन्फ्लेशन है, लेकिन वो इन्फ्लेशन के साथ साथ जो औसतन आय है वो भी बढ़ गई। तो एक तो इनको ये भी समझना पड़ेगा। आपको अमित जी एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताता हूं, मैं एक डिबेट पे बैठा था, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, वो ये बोलती हैं कि इस समय विश्व के अंदर जब पेट्रोल और डीजल वगैरह की क्रूड की कीमत बढ़ी, उसमें यूक्रेन रशिया वॉर का कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उससे तो प्राइस बढ़ नहीं सकती, क्योंकि रशिया से हम 0.6% तेल लेते हैं। अब मेरे को ये बताइए, अगर मैंने ये बोल दिया कि मेंटल कैपेबिलिटी इनके शीर्ष नेतृत्व जैसी है, तो मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? लेकिन मलिक साहब एक सवाल पूछने की इजाजत देंगे आप मुझे? इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। डिबेट करूंगा मलिक साहब, इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे अगर आप इजाजत दें तो वो सवाल कर लेता हूँ आपसे। आप एंकर हैं, इजाजत क्यों मांग रहे हैं अमित? नहीं, इजाजत मैं इसलिए मांग रहा हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए मैडम। आज डिबेट में आप एंकर हैं, आप सबसे सवाल नहीं मैडम, आप मेरी बात को गलत तरीके से ले रही हैं, आप मेरी बात को गलत तरीके से ले रही हैं। मैं इजाजत इसलिए उनसे ले रहा हूँ, मेरी बात आप सुनिए, मैं इजाजत उनसे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात की है, और इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे मलिक साहब। भाई देखिए, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि रूस और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका ये बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन सर अगर आप चुनाव से पहले जाएंगे, लगातार 20-25 दिन तक दाम बढ़े पेट्रोल डीजल के, सीएनजी पीएनजी के दाम लगातार बढ़ते चले गए, घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम लगातार बढ़े सर। उस वक्त तो कोई युद्ध नहीं था। क्या अब यह माना जाए कि अब युद्ध का आप सहारा ले रहे हैं, युद्ध का एक एक्सक्यूज, एक बहाना आपको मिल गया है, और इस बहाने को लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बता देता जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूं। अमित दिक्कत ये होती है कि कई लोग जब इस संजीदा विषय पे बात करने आते हैं तो सिर्फ रटी रटाई बातें कर जाते हैं, वैश्विक स्थिति में जो उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं उनको नहीं देखते। कुछ दिन पहले तक जो ये जंग शुरू हुई, उसके बाद क्रूड बढ़ना शुरू हुआ और $120 प्रति बैरल को टाप गया। अब उसके बाद फिर जब अंतर्राष्ट्रीय चीजें होने लगी और धीरे धीरे एक मार्केट स्टेबलाइज होने लगी तो $100 के नीचे फिर आ गया, लेकिन क्रूड फिर से अब 120 को पार कर चुका है, और वो
इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से होता है। लेकिन मलिक साहब इससे 5-6 महीने पहले तो लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों की दाम जो गिर रहे थे। चलिए अभी बढ़ रहे हैं, भाई मैंने मान लिया कि बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले तो गिर रहे थे ना, तब आपने कौन सा कम कर दिया? तब भी आप बढ़ा ही रहे थे। क्रूड का ट्रेडिंग होती है, वो सब फ्यूचर परचेजेस होती हैं और एक कंट्री हमेशा अपने मैं आ रहा हूँ विजन जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। विजन जी मैं लौट रहा हूँ। तो स्टॉक सप्लाई जो रखता है वो बफर स्टॉक इसीलिए होते हैं कि जब भी प्रॉब्लम आए तो बफर स्टॉक से जितना राहत दी जा सके वो दी जाती है। उसके उपरांत जब परिस्थिति जैसी चलती है उसको फिर निपटाया जाता है और उसका तरीका यही होता है कि आप जैसे रूस से हमने सस्ते दामों पे तेल खरीदना शुरू करा है, तो अब ये देश के अंदर जो बफर स्टॉक होता है वो इसीलिए मेंटेन करा जाता है। ठीक है मलिक साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। विजन जी देखिए, महंगाई को लेकर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और महंगाई एक गंभीर विषय है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने दूसरे उसी विषय पर लौटता हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में, क्योंकि तैयारी कर चुकी है, लेकिन अगर वो कांग्रेस के लिए खतरा साबित हो सकती है तो सर वो आपके ऊपर भी तो लागू होता है। और आप तो, क्योंकि आप कितना भी कहिए कि आपका संगठन मजबूत है, आप कितना भी कहिए कि आपकी सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं, लेकिन किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब तमाम राज्यों में अपनी जगह बनाती जा रही है, तो ये तो खतरे की घंटी आपके लिए भी है, अगर कांग्रेस के लिए भी है तो। हाँ अमित जी, देखिए कांग्रेस के पंजाब में जो हालात थे राजनीतिक पार्टियों, चाहे वो बीजेपी की, श्रोमणी अकाली दल था और चाहे कांग्रेस की, वहाँ के हालात बिल्कुल एक अलग प्रकार के बने हुए थे। पंजाब में एक तरह से एक वैक्यूम बना हुआ था, जो वैक्यूम भरने के लिए लोगों ने आप पार्टी को चुनने का काम किया। अब देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात के ऊपर ही बात रखूंगा थोड़ी देर के लिए। दिल्ली में और पंजाब में बहुत देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टेरिटरी ऑफ पंजाब एंड दिल्ली। जहां तक दिल्ली में ये अपने विकास के जो काम गिनाने की बात करते हैं आप वाले, वो पंजाब में किसी भी सूरत में ये पूरे नहीं कर पाएंगे। और हरियाणा और हिमाचल की तो बात हो रही हो, मैं कहता हूँ कि ये पंजाब में सरकार नहीं चला पाएंगे पूर्ण रूप से और बीच में ही इनकी सरकार टूटेगी। जिस प्रकार से इन्होंने घोषणा की है पंजाब वालों। लेकिन विजय जी, दिल्ली में जब दिल्ली में इनकी सरकार बनी थी तब भी आप लोग यही बात बोलते थे, और देखिए पिछले 7-8 साल से सरकार चला रहे हैं वो। अमित, पहले तो इन्होंने पूरा रोड मैप दिया था, 50,000 करोड़ हर साल के मांग तो रहे हैं। एक मिनट मनीषा प्लीज लिस्टनी, मैं आपकी बात में पूरी कर रहा हूँ। इन्होंने पंजाब में घोषणा की हम 18 साल से ऊपर की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए मंथली देंगे। अरे सर, 3 करोड़ की आबादी है जिसमें लगभग 1 करोड़ महिलाएं हैं, 1,000 करोड़ ये महिलाओं को देंगे, 25 लाख की नौकरी देंगे, 300 यूनिट की बिजली फ्री करेंगे। ये दिल्ली नहीं है, पंजाब का बहुत बड़ा एरिया है, ये बिल्कुल खराब। नहीं विजन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो गलती कांग्रेस ने की है पंजाब में, भाई चन्नी साहब बार बार क्या बोलते थे, यही बोलते थे जब भी कहीं जाते थे, जब भी कोई सवाल उनसे आम आदमी पार्टी को लेकर पूछा जाता था, वो भी तो यही बात बोलते थे। लेकिन सफाया कर दिया ना किस तरीके से 18 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी उसी भूल में? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ हरियाणा प्रदेश में ऑलरेडी विकल्प है। भाई अवध सिंह चौटाला के नाम से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मजबूत विकल्प है। हरियाणा प्रदेश में आप तो नहीं पैदा होगी। अच्छा, आप एक और बताइए अमित जी, पंजाब में आपके पास 20 एमएलए और 1 MP था जब इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा 2022 का, और 2019 में इन्होंने हरियाणा प्रदेश में भी इलेक्शन लड़ने का काम किया था। 0.4% वोट इनको मिले थे, हर जगह इनकी जमानत जब्त हुई थी और ये कहीं भी जगह का भी स्टैंड नहीं ले पाए थे। वहां तो 3 योजनाओं थे, 2017 में इनके पैर जम गए थे पंजाब में, और 2012 में भी इनके पैर जम गए थे, भगवत मान का नाम वहां के सांसद बन गए थे। हरियाणा प्रदेश में तो ये पैदा ही नहीं हुई है, तो पैसे तो सबने छोड़ दिए। यहाँ इनके लिए कुछ नहीं, यहाँ तो केवल मात्र एक विकल्प आने वाले 2024 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। 100% पार्टी आप यहाँ पैदा नहीं हुई। दूसरी बात, मलिक साहब के बात की मैं जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी होशियारी से हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने तथ्य रखा है कि किस प्रकार से तेल और पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं तो किस प्रकार से भाव बढ़े। अमित जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 2020 मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था और लॉकडाउन के दौरान एक ऐसी स्थिति आई थी कि जब क्रूड ऑयल कंट्रीज ने, एपिक कंट्रीज ने फ्री में पैरोल देने शुरू किए थे और वो ये कहते थे पैसे ही ले जाओ ट्रांसपोर्टेशन के और फ्री में ट्रेन ले जाओ। तब मलिक साहब आपने कितने रेट घटाए थे, ये मुझे जवाब दीजिए आप।
नहीं, वो मैंने उनसे सवाल कर लिया है, वो मैंने सवाल उनसे कर लिया है। तब आपने कितने रेट घटाने का काम किया था? 2014 से लेकर के आज 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, उसने 55 और 60 के रेट किया आपने, 65-70 से लेकर के 55-60 लेकर के आए। उसके बाद लगातार जो है ना बैरल घटता गया और आप रेट बढ़ाते गए, आप बढ़ा रहे हो, फट रहा है। अब नहीं, महंगाई की अगर इतनी चिंता है आपको भुजन जी, अगर महंगाई की आपको इतनी चिंता है तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इनेलो पार्टी सड़कों पर कब दिखाई पड़ेगी कांग्रेस की तरह महंगाई को लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस कहाँ दिखाई दे रही है सर? आप ये मत कीजिए कि कांग्रेस ने तो अपनी दिल्ली वाली मीटिंग में झगड़े को छुपाने के लिए ड्रामा रचा है। नहीं, आज पार्टी जल्दी ही, लेकिन ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये जो टेलीविजन पर तस्वीरें जो चल रही हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये कौन है फिर? ये अगर ये कांग्रेस ही नहीं है क्या? ये कौन है? बिल्कुल ये सिर्फ वहाँ की, अरे एक बात बताइए अमित जी, यहाँ पे सीनियर लीडरशिप इनकी दिल्ली में बैठी है और जूनियर लीडरशिप यहाँ पर आंदोलन कर रही है, यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये ड्रामा नहीं छोड़ के अमित, ये सारा का सारा ये ड्रामा था ताकि वहाँ अगर इनका झगड़ा हो जाए तो जनता का ध्यान उधर ना जाए और यहाँ रहे। अरे सर, जनता तो आपसे भी उम्मीद कर रही है ना कि कम से कम ये ड्रामा आप भी करें। भाई ड्रामा ही तो करना है, अगर कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है तो आप भी कर लें ड्रामा करने में क्या जा रहा है? हम ड्रामा, ऐसा है इनके अंदर जो आपसी गुटबाजी है, इसको छुपाने के लिए हमारे अंदर कोई आपसी गुटबाजी नहीं है, हम ड्रामा नहीं करेंगे। अरे सर, उधर गुटबाजी है लेकिन आपकी तो पूरी पार्टी टूट गई सर। उधर अगर गुटबाजी है तो आपकी तो पूरी पार्टी टूट गई, आपकी तो पूरी पार्टी टूट गई। कहाँ टूट गई हमारी? नहीं, कहाँ टूट गई हमारी पार्टी? अरे सर भाई, जेजेपी इनेलो से तो निकली, जेजेपी को अलग से थोड़ी आई है। हाँ, अमित जी एक बार मुझे पूरा बोल दीजिए। देखिए, आप जो 2017 की बात कर रहे हैं, गोहाना की रैली में जो घटना हुई, हम भी वहां मौजूद थे। अगर दो भाइयों में झगड़ा हुआ तो अपने कांग्रेस की तरह से उनको लपेट करके रखने का प्रयास नहीं किया। ठीक है भाई, अगर तुम अलग से चलाना चाहते हो अलग से चलाओ, दो भाइयों में अगर मनमुटाव हुआ तो दोनों अलग अलग हो गए। हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। आशीर्वाद जनता ने देना है, जनता ने आशीर्वाद दिया भी, लेकिन उस आशीर्वाद को जो है ना, ठीक है, मैं लौटूंगा। मलिक साहब, ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है। हाँ मलिक साहब, मैं आ रहा हूं, वेणु जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं। मलिक साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं सर कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी तैयारी शुरू कर दी है। आपके भी कुछ नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, आपको ये जानकारी होगी बखूबी, आप बड़े नेता हैं बीजेपी के सर। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सत्ता विरोधी लहर जहां भी दिखाई पड़ रही है, आम आदमी पार्टी वहां अपना स्पेस बना रही है। पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस से लोग नाराज थे तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, ना कांग्रेस को मौका दिया ना बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी गठबंधन जो वहां पर मिलकर लड़ रहा था, या किसानों ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे दावे किए गए, उनको भी मौका नहीं दिया। अगर सत्ता विरोधी लहर कहीं दिखाई पड़ रही है तो वहां स्पेस बना रही है आम आदमी पार्टी, तो सर खतरा तो आपके लिए भी है। देखिए, हमें सबसे पहले तो जहां तक बात INLD की थी उसका जवाब दे दूं। बोलिए। बड़ौदा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस जीती थी, जीत के दावे INLD ने करे थे और कहां पहुंचे थे ये आपको भी पता है। दावे तो आप भी कर रहे थे सर, दावे तो सभी करते हैं। नहीं, दावे हमने करे थे, हम नंबर 2 पे थे। इन्होंने मेरे ख्याल से 11,000 वोट भी मुश्किल से पहुंचे होंगे। ये वो अलग कहानी है कि लाखों की बात करते थे। वीरेंद्र जी सुनिएगा अभी। दूसरी चीज, जहां तक आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप एक चीज समझिए, कहीं पर मरा हुआ कुछ पड़ा हो तो गिद्ध जो है अक्सर आ जाते हैं, मंडराने लगते हैं अच्छे से जी। तो क्या मरा हुआ पड़ा तो वो तो उनको पता होगा। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं, एक व्यक्ति जिसको उन्होंने अभी अभी राज्यसभा पहुंचाया कर दिया था, उसको राज्यसभा का सांसद बना दिया, ये आम आदमी पार्टी। और दूसरा जो बलात्कारी, जिस दिल्ली में भाजपा का वोट होता तो ऊपर दिखाते हैं गिद्ध घूम रहे होते हैं। तो आज की स्थिति में क्या है, पंजाब में तो सरकार थी ना, और प्रचंड बहुमत से एक कैप्टन जैसा जिस बंदे ने आपको जिता के सरकार बना के दी, आपने उसको बेइज्जती करके निकाल दिया। आज यही हालत जो है हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपको संभालने वाला एक व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट बाकी सारे गुट हैं। तो आपके बीच में सरपुटबल और गाली गलौज तो शुरू हो ही गया।
प्रेस माध्यम से हमने देखा है। तो मैं तो सिर्फ इतनी सी बात रखना चाहता हूँ आपके सामने कि जो मर गया हुआ है या जो मरने की कगार पे है, कि उनको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हाँ आसपास स्वच्छता रहे इसका ध्यान हमको करना है, हम उसका पूरा इंतजाम करते हैं। नहीं वेणु जी, लेकिन एक बात जो कह रहे हैं मलिक साहब, इस बात पर तो आपको गौर करना पड़ेगा भाई। पंजाब में भी जो गुटबाजी थी ना, जो अलग अलग तरह के जो गुट बन रहे थे, वहां तो ऐसा लग रहा था कि आपके जो नेता हैं उनको मुख्यमंत्री पहले बनना था। कांग्रेस पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनना है। और नवजोत सिंह सिद्धू इसमें सबसे आगे थे, जो अपना इलाका नहीं बचा पाए, जो खुद ही चुनाव हार गए। तो अगर यही सब चलता रहा, या हरियाणा में भी ये सब चलता रहा जिसके बारे में बार बार कहा जाता है गुटबाजी, चलो मैं कहता हूं कथित गुटबाजी की बात जो की जाती है, अगर ये वाकई में इसमें कोई सच्चाई है 19-20% भी या 10% भी, जितनी भी सच्चाई अगर मान के चलिए सच्चाई इसमें है भी, तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, ये बात आप मानिए। 2024 से पहले इसको दूर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो पंजाब जैसा हालत आपकी हो जाएगी यहाँ पर भी। देखिए अमित जी, पंजाब में मैंने पहले भी कहा ये एक सच्चाई है कि हमारी हार हुई है, और उसकी कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि जो कैप्टन के प्रति जो निर्णय लिया गया उसमें शायद हमसे देरी हुई। यदि वो निर्णय पहले लिया जाता तो शायद हमारी ये हालत ना होती। तो खैर हम उस बात को नहीं रिपीट कर रहे क्योंकि वो एक सच्चाई जो कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी का मंथन हम अपने हरियाणा में कर रहे हैं। तो जब आपको बार बार ये बात कह दी जाती है कि अगर थोड़ा बहुत मनभेद है तो वो इसी तरह की जो मीटिंग आज हुई है वो इसी तरह की मीटिंग के द्वारा दूर कर दिया जाता है। जैसे एक लोकतंत्र है, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें सारे तरह की जानकारी तो ये भी आ रही है, कहा तो ये भी जा रहा है वेणु जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी संगठन में बदलाव चाहते हैं कुछ लोग, आपके पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि संगठन में बदलाव किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है, देखिए खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये सब अगर चलेगा तो फिर बात बनेगी कैसे? देखिए बात बनाने के लिए ही आज वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, और किसी भी तरह की खबरें कैसे भी र्यूमर्स आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी के ऊपर। जो भी हमारे हाईकमान का आदेश होगा, निर्देश होगा, हमारा जितना भी शीर्ष नेतृत्व है वो सब उसको मानेगा। और किसी भी तरह का बदलाव, अगर कहीं पर भी प्रकृति का एक नियम है बदलाव, हम सबको एक दिन कहीं ना कहीं ऊंचे ओहदे पर जाना होता है या कुछ और जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो एक ये बदलाव वाली बात को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करने की क्या बात है? अभी आपके सामने किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा करने का मौका तो आप ही दे रहे हैं ना भाई, आप प्रोपेगेंडा करने का मौका कौन दे रहा है? आपके नेता, आपकी पार्टी। तो हमारी पूरी पार्टी को मंजूर होगा, हम लोग सब कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो फिर किस तरह से? और अभी मलिक जी मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था बहन जी कि कंवर जी या शैलजा जी में से कौन सा पार्टी का अध्यक्ष एक पूरा संगठन बना पाया जिले और जिले से नीचे विधानसभा? मलिक जी बात कर रहे हैं? हाँ मलिक जी सवाल पूछ रहे हैं मलिक जी आपसे। मलिक जी बिल्कुल मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगी। एक बात सिर्फ मैं आपके इस बीच में दोबारा मुद्दे की पूछना चाहती हूँ कि आज जो हमारे प्रदेश में या देश में, चलो प्रदेश की बात कर लेते हैं, जो महंगाई ने एक महामारी का रूप लिया है, आप बताइए आपकी गवर्नमेंट का क्या मास्टर प्लान है? या फिर वही पॉलिसी आपने चलानी है कि गरीब को सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उनको लड़वाओ और फिर खुद राज करो? देखिए ये तो आपको बीच में मैं याद दिलाती, मैं आपके लिए बिल्कुल आपकी हर बात का जवाब दूंगी, लेकिन मैं आपको याद दिलाती रहूंगी कि आप मुद्दे से ना भटके। महंगाई हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले ही आपको जो जवाब देने जा रहा हूँ मैं बिल्कुल आ रही हूँ मलिक साहब, आप पेशेंस रखिए। आप जिस तरह की भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं आज आपने जो अपील कर दी है, बिल्कुल मैं आऊंगी, लेकिन बहुत सभ्य भाषा में जवाब दूंगी आपसे। देखिए आज जो हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 है, आप उसके ऊपर मैं दो तीन प्रश्न आपके लिए छोड़ रही हूँ जिसका जवाब आपको देना है। मैं बिल्कुल आपके प्रश्न पर भी आ रही हूँ। रही बात संगठन, बिल्कुल संगठन की बात है, आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है कि संगठन नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझती हम लोग संगठन के मोहताज हैं। अगर हमारे पास आज कोई भी पद नहीं भी है ना, तो भी आज हम पार्टी के लिए उतना ही काम कर रहे हैं और आज हर कार्यकर्ता इसी तरह फील्ड में है, काम कर रहा है। तो ठीक है, हमारा जब चीफ नेतृत्व संगठन को सामने लाकर खड़ा कर देगा तो वो भी आपके सामने पेश हो जाएगा। आप क्यों इतने बहुत ज्यादा इसके लिए चिंतित है? चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, चिंता हम लोग कर रहे हैं, हमारे नेता हमारे इस काम के लिए चिंता कर रहे हैं।
फिर से बात महंगाई के मुद्दे को मत टालिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महंगाई का है। आप बताइए, सरसों की इस बार बहुत अच्छी उत्पादन हुई, वेणुगोपाल जी, किसान को एक अच्छा वेणु जी एक सवाल है मेरा आपसे। वेणु जी, ये सवाल मैं कई बार पूछ चुका हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए महंगाई आप कई बार आपने महंगाई बोला, लेकिन ये महंगाई अगर वाकई में है तो जनता इसको क्यों नहीं समझ पा रही है? भाई महंगाई ऐसा तो है नहीं कि अभी है महंगाई तो पहले से ही है। चुनावों से पहले लगातार दाम बढ़ रहे थे, जिस बात का मैंने जिक्र इससे पहले किया, लेकिन जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य चुनाव जीत रही है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ठीक है, अब सुन लीजिए उनको। वेणु जी सुन लीजिए अब। ठीक है, अब आपका सवाल सुन लिया, मैंने भी सुन लिया और मलिक साहब ने भी सुन लिया। मलिक साहब बोलिए जल्दी से। देखिए, इनको दिक्कत क्या है वो मैं बताता हूँ कि 1970 के दशक में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। आज तक कांग्रेस वही बेच रहे। अरे बहन जी सुन तो लो, अरे सुन तो लो बहन मेरी, अरे सुन तो लो। अरे जवाब मैंने बोला था ना नहीं सुनेंगी, मैंने बोला था ना मेरी बहन नहीं सुनेगी। ये देखो, अब वेणु जी सुन लीजिए ना, अब आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जवाब तो सुन लो बहन जी, बोलिए। फिर आप बोलोगे मैं तो हाथ जोड़ के बैठा हूँ। मलिक साहब जल्दी से, क्योंकि विजयन जी का भी मुझे आखिरी कमेंट लेना है, समय मेरे पास बहुत कम है। अरे मेरी वेणु जी जल्दी से, वेणु जी सवाल का जवाब तो ले लीजिए। हाँ मलिक साहब जल्दी से, 10 सेकंड में, 10 सेकंड मलिक साहब, समय मेरे पास बहुत कम है जी। ऐसा है, देखिए, हाँ कंक्लूड करिए, कंक्लूड गया गरीबी हटाओ, और वो जो नारा था वो उठा के 2022 तक भी यही नारा ये देते रहते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी सी चीज पूछूंगा कि जब गरीब किसान को जो सरसों 2100, 2200, 2300 रुपया बेचता होता था किसी समय में जब हमारी सरकार आई थी, और आज वो 5500, 5800 बेच रहा है, तो वो जो पैसा उसके पास जा रहा है वो उससे दिक्कत है, क्योंकि अगर उसको महंगा मिलेगा तो आगे माल भी महंगा जाएगा। ठीक तो है, मेरे को समय मेरे पास कम है मलिक साहब, समय मेरे पास बहुत कम है। विजयन जी आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट जल्दी से, 10 सेकंड। जिस प्रकार से अमित जी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बदलाव कहने का एक बहुत बड़ा मतलब सच्चाई है, तो वो बदलाव उसकी बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पंजाब में 77 से 18 पर आ गई है, लगभग 4 से 4.5 गुना डाउन गई है। हरियाणा में भी 31 से लगा लो 5 गुना डाउन जाएगी। 1987 वाला माहौल कांग्रेस समय नहीं है मलिक साहब आपका, विजयन जी आपका, वेणु जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कि बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कवायद शुरू की गई है या कवायद जो की जा रही है, क्या ये कवायद आने वाले समय में रंग ला पाएगी? मसला में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।